नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर 33 पार्ट 4 करने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में चैप्टर है। ये लास्ट लेक्चर है सर, इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। यहाँ पढ़ने के लिए हमारे पास में एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दूसरा जीडीआर है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक और होता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा हम देखेंगे जो ये डिपॉजिटरी रिसिट होती है, ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है और साथ ही साथ में बेनिफिट क्या होते हैं डिपॉजिटरी रिसिट के। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिट क्या है? यही वाला डिपॉजिटरी, ये वाला डिपॉजिटरी चाहिए, ये डिपॉजिटरी। ओके, तो एडीआर जीडीआर यही सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो पहले जो है ये आउट ऑफ सिलेबस हम एडीआर का एक बढ़िया से एग्जांपल समझते हैं। भाई अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट क्या होती है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे काम करती है, पूरा सिस्टम जब हम समझेंगे तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारे लिए आसान होगा। तो ये पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो एडीआर का ये एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि एडीआर क्या है, क्यों है, ज़रूरत क्या पड़ी। तो मान लेते हैं, लेट्स से देयर इज ए हाईली सक्सेसफुल इंडियन कंपनी कॉल्ड दिल्ली सोलर। एक कंपनी है दिल्ली सोलर जो काफ़ी सफल है, काफ़ी मशहूर है और इन्वेस्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हेयर अबाउट इट एंड वांट टू बाई इट्स शेयर। अब क्या है कि अमेरिका के जो लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं, उन्होंने इस कंपनी के बारे में बहुत सुन रखा है। इन्फोसिस मान लीजिए, टीसीएस मान लीजिए, दिल्ली सोलर की जगह पे, तो इसके बारे में बहुत सुन रखा है और वो इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, दिल्ली सोलर के या हमारे देश की कोई भी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी भाई, अब वो खरीदना चाहते हैं, अमेरिका का व्यक्ति हमारे देश की कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? द प्रॉब्लम एन अमेरिकन इन्वेस्टर सारा वांट टू इन्वेस्ट इन दिल्ली सोलर। हम ये मान लेते हैं कि जो अमेरिका का इन्वेस्टर उसका नाम सारा है और सारा जो है दिल्ली सोलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है। दिल्ली सोलर कहाँ की कंपनी है सर? अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दिल्ली की है, हमारे देश की कंपनी है। इफ सी ट्राइज टू बाई द स्टॉक डायरेक्टली सी रन्स इनटू मेजर हेडेक। अब अगर वो खुद वहीं अमेरिका में बैठे बैठे हमारे देश की कंपनी में शेयर खरीदना चाहती है तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी। क्या? सी हैज टू कन्वर्ट हर यूएसडी डॉलर इनटू इंडियन रुपीज। पहली बात, उसके पास डॉलर हैं, उसको उसे कन्वर्ट करवाना होगा रुपए में, तब वो खरीद सकेगी। सी हैज टू फिगर आउट हाउ टू ओपन एन इंडियन ब्रोकरेज अकाउंट। भाई अगर आपको शेयर खरीदना है कंपनी का तो ऑब्वियसली आपको जीरोधा या ग्रो या ऐसे किसी ऐप में इंडियन ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो भी इसके लिए एक प्रॉब्लम है, उसको फिगर आउट करना होगा कि कैसे करें। पता चले वो फोन पर कुछ करे, फ्रॉड हो जाए उसके साथ, देयर आर चांसेस। सी हैज टू नेविगेट इंडियन टैक्स लॉज। इंडियन टैक्स लॉ क्या कहता है वो भी जानना पड़ेगा उसको। एंड ट्रेड ड्यूरिंग इंडियन मार्केट आवर्स, और उसको जब इंडियन मार्केट ओपन हो तभी ट्रेड करना होगा। और जनरली जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, तो बोल रहे कि यूजुअली वो सो रहे उस स्लीपिंग टाइम में उसको इंडिया में शेयर खरीदने पड़ेंगे। मतलब छोटी-मोटी बातें इन्होंने बताई भाई कि ये सारी समस्याएँ सामने आ रही हैं। इसी समस्या का मतलब सारा एक अमेरिकन है, वो इंडिया की एक कंपनी इन्फोसिस दिल्ली सोलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके शेयर खरीदना चाहती है, तो समस्याएँ हैं उसके सामने। तो समाधान उसी जितनी भी समस्या हमने बताई इन सभी का समाधान ही है एडीआर। इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान ही है। द सॉल्यूशन इज एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। टू मेक इट इजी फॉर सारा अ मैसिव फाइनेंशियल ब्रिज इज बिल्ट। मतलब इसी सारा की ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आसान करने के लिए एक बढ़िया फाइनेंशियल ब्रिज जो है एक तैयार किया गया है। हियर इज हाउ अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने लिखा हुआ है भाई कि जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे इसकी प्रॉब्लम को, सारा की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और ये चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? द बैंक बाइज द स्टॉक। तो सबसे पहले एक बैंक इस कंपनी का, दिल्ली सोलर का स्टॉक यानी कि शेयर बाई करेगा। अ लार्ज यूएस बैंक, मान लेते हैं सिटी बैंक जो है, गोज टू द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड बाइज अ मैसिव ब्लॉक ऑफ शेयर्स, सी 1 मिलियन शेयर ऑफ दिल्ली सोलर। तो यूएस का एक बैंक है, अमेरिका का एक बैंक सिटी बैंक है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में जाता है और 1 मिलियन शेयर दिल्ली सोलर के खरीद लेता है। ठीक है, प्रक्रिया कैसे चल रही है अब समझिएगा। मतलब यहाँ कई पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं। यूएस का एक बैंक आया और वो
आकर के 1 मिलियन शेयर दिल्ली सोलर के खरीद लिया। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, द शेयर्स आर लॉक्ड इन अ वॉल्ट। जो शेयर हैं उनको एक जो है तिजोरी के अंदर रख करके लॉक कर दिया जाता है। यूएस बैंक जो अमेरिका का बैंक है, सिटी बैंक, डज नॉट टेक द शेयर टू अमेरिका। वो अमेरिका ये लेकर नहीं जाता है, वो शेयर यहीं पर ही इंडिया में ही रखता है, वो अमेरिका नहीं ले जाता है। इंस्टेड बजाय उसके इट सिक्योरली डिपॉजिट दोज एक्चुअल शेयर्स इनटू अ पार्टनर बैंक लोकेटेड इन इंडिया से पंजाब नेशनल बैंक। दिस इज कॉल्ड कस्टोडियन, यानी पीएनबी को कस्टोडियन कहा गया। मतलब कहने का सिटी बैंक आया, उसने 1 मिलियन शेयर खरीदे दिल्ली सोलर के, और वो शेयर वो अमेरिका लेकर नहीं गए, बल्कि इंडिया में एक पार्टनर बैंक बनाया उन्होंने, सिटी बैंक अमेरिका का, पीएनबी के साथ टाई अप कर लेता है और बोलता है कि यार ये 1 मिलियन शेयर हमारे, तुम अपने पास रखो। पीएनबी को ऐसा बोलता है। ठीक है, तो दूसरा बैंक जो इन्वॉल्व हुआ इंडिया का हुआ, और इस बैंक को कस्टोडियन बोला गया क्योंकि भाई इसके पास कस्टडी होगी, जो लॉक में जो 1 मिलियन शेयर हैं इसके ही तिजोरी में रखे जाएंगे, इसलिए इसे कस्टोडियन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो वो शेयर वहां नहीं गए, बल्कि अब क्या होगा, द बैंक इशूज रिसिट्स। अब बैंक क्या करेगा, रिसिट इशू करेगा, लेकिन कौन सा बैंक, ये भी एक सवाल है। ठीक है, फॉर एवरी इंडियन शेयर, हर एक इंडियन शेयर जो कि लॉक्ड है वॉल्ट में, द यूएस बैंक, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का जो बैंक है, क्रिएट अ रिसिट बैक होम इन अमेरिका। यानी समझो, इंडिया में पीएनबी के अंदर में इन्होंने तिजोरी में 1 मिलियन शेयर रख दिए। इस 1 मिलियन शेयर के बदले में, शेयर इन इंडिया तिजोरी में जब रखवा दिया, तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिटी बैंक है वो क्या करता है, इसके बदले में हर एक शेयर या हर 10 शेयर पे एक जो है एक रसीद इशू कर देता है, रिसिप्ट, जो इस बात का सबूत है कि हाँ मेरे पास में, जैसे मान लो इन्होंने 1 मिलियन रिसिप्ट इशू कर दी, तो इसका मतलब ये इस बात का प्रूफ है 1 मिलियन रिसिप्ट है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास इंडिया में 1 मिलियन शेयर रखे हुए हैं, इस बात का सबूत। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, हर एक इंडियन शेयर जो वॉल्ट में लॉक है, पीएनबी के पास में जो लॉक पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में जो अमेरिका का बैंक है वो एक रसीद क्रिएट करता है, रिसिप्ट क्रिएट करता है, कहाँ, अमेरिका में। एंड दे लिस्ट दीज रिसिट्स ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड प्राइस देम इन यूएस डॉलर। और ये जो रिसिट बनी, ये जो रसीद, यहाँ डॉलर केवल तिजोरी में रखा हुआ है, अमेरिका नहीं गया है, लेकिन इस डॉलर के बिहाफ पर, इसी डॉलर के बैकिंग पर, इसी के दम पर जो है रसीद क्रिएट की गई, रिसिट क्रिएट की गई, और उन रिसिट को जो है लिस्ट किया जाता है अमेरिका में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या नैस्डॉक में लिस्ट कर दिया जाता है। और वहां पर उसकी, अब भाई अमेरिका में ट्रेडिंग होगी तो डॉलर में ही रेट होगा उसका, है ना, उसकी रेटिंग कहाँ, मतलब उसकी प्राइसिंग कहाँ करेंगे, डॉलर में करेंगे। ठीक है, पूरी ही मतलब प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, थोड़ा सा बस ध्यान रखते हुए चलिए, अब आपको समझ में एकदम आ ही जाएगा। नाउ सारा बाइज द रिसिट। अब सारा क्या करेगी, वही रसीद खरीद लेगी। सारा लॉग इनटू हर नॉर्मल यूएस ब्रोकरेज ऐप। अब सारा क्या करती है, अपने वही जो वहाँ उस देश में जो भी ब्रोकरेज का ऐप चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ जीरोधा और ग्रो वगैरह चलता है, वैसे ही उस ऐप में उसने लॉग इन किया। सी सर्चेज फॉर दिल्ली सोलर। अब वो सर्च करती है दिल्ली सोलर के लिए, उसे वहाँ पर रिसिट दिखाई देती है, वहाँ पर भाई हमारे यहाँ पर शेयर है, वहाँ पर रिसिट है, उस वो रिसिट दिखाई देती है जो जिसकी प्राइसिंग डॉलर में $10 $5 जो भी हो, और क्लिक करती है बाई, बात खत्म, और वो खरीद लेती है, खरीद लेगी भाई। अब कोई वजह और कोई बाधा बचती ही नहीं है। अब ये बिन बिन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों पार्टी मतलब सारा के लिए भी बिन बिन है और दिल्ली सोलर के लिए भी बिन बिन है। कैसे देखते हैं, सारा डिडंट हैव टू कन्वर्ट करेंसी, ना तो उसको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करवाने की जरूरत है, ना ही उसको इंडिया में जो है, यानी कि उसके हिसाब से फॉरेन हुआ, इंडिया में आकर के अकाउंट ओपन करने की जरूरत रह गई, जीरोधा वगैरह का कोई अकाउंट खोलने, डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। सी जस्ट बॉट, यानी उसने जस्ट खरीदा, रिसिट दैट रिप्रेजेंट द फॉरेन स्टॉक। तो सारा ने एक रसीद खरीदी है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन स्टॉक। देखो सारा अमेरिका में रहती है, स्टॉक खरीदा है उसने इंडिया का, तो इसीलिए इसे फॉरेन स्टॉक कहा गया। दिल्ली सोलर उसके लिए फॉरेन स्टॉक है। ओके, सी विल गेट पेड डिविडेंड इफ द कंपनी इशूज देम। यानी अगर इंडिया में जो 1 मिलियन शेयर रखे हैं इनके अगेंस्ट में यदि कंपनी डिविडेंड इशू करेगी, तो वो डिविडेंड जो है इनको भी मिलेगा, सारा को भी मिलेगा, क्योंकि इस शेयर के आधार पर वहां पर रिसिट इशू करी गई, तो दोनों सेम जैसा बिहेव करेंगे। ठीक, मीनवाइल दिल्ली सोलर को क्या फायदा होता है, विंस बिकॉज
दे जस्ट गेन्ड एक्सेस टू द मिलियंस ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टर हु वुडंट हैव बीन एबल टू बाय देयर स्टॉक अदरवाइज। मतलब दिल्ली सोलर की बल्ले बल्ले इसलिए हो गई भाई कि अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, अमेरिका के भी लोग उसके शेयर खरीद रहे हैं। तो अमेरिका में जितने भी लोग हैं वो उसके शेयर होल्डर हो गए, ठीक है, मतलब उसका शेयर खरीद सकते हैं। ऐसे समझिए जैसे मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, CIB। आप सोचिए कि जो है ऐसा ही कोई कोर्स यूएस में हो, कोई कोर्स यूएस में हो और कोई कंपनी हमारा ये जो पूरा कोर्स है ये खरीद करके वहाँ पर ले जाए, ठीक है। अगर वहाँ पर खरीद करके हमसे ले जाए, तो बदले में हमको क्या होगा भाई, अब जो भी अमेरिका के यूज़र्स होंगे वो बाई करेंगे, हमको भी फ़ायदा मिलेगा, जो कंपनी लेकर गई उसको भी फ़ायदा होगा। ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो बस यही है सर एडीआर। मैं उम्मीद करता हूँ कि एडीआर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया एग्ज़ाम्पल था। अब थोड़ा-सा इस मतलब वो जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल समझाया कि भाई सारा खरीदना चाहती थी, सुनिए, सारा खरीदना चाहती थी हमारे इन्फोसिस कंपनी का शेयर। इन्फोसिस का शेयर इंडिया में लिस्टेड है, वहाँ लिस्टेड नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी चीज़ का समाधान क्या किया, अमेरिका का सिटी बैंक, अमेरिका का न्यूयॉर्क बैंक, कोई भी बैंक आता है, 1 मिलियन या 10 मिलियन शेयर इन्फोसिस के खरीद करके रख लेता है अपने पास में। और वो खुद लेकर नहीं जाता है सिटी बैंक। वो क्या करता है पीएनबी के पास में, एसबीआई के पास में, वॉलेट में रखवा देता है, तुम अपने पास इसे बंधक रखो, मतलब अपनी तिजोरी में रखो, ठीक है? रख दिया इंडिया में और उसके अगेंस्ट में जितने भी शेयर यहाँ रखे उसके अगेंस्ट में सर्टेन डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू कर दी गई, या रिसीट रिसीट कहा गया उन्हें, डिपॉजिटरी रिसीट कहिए, रिसीट कहिए, वो अमेरिका में इश्यू कर दी गई और उन्हीं को स्टॉक एक्सचेंज पर उन्होंने लिस्ट कर दिया। अब जिसको भी खरीदना है वो रिसीट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बात खत्म हो गई। ये इतना पूरा इसका प्रोविजन है। अब आते हैं बुकिश लैंग्वेज यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर इसका, समझ गए हैं? अब जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें थोड़ा-सा रिलेवेंसी रखेंगी। एडीआर एंड जीडीआर, ठीक। तो पहला, अ डिपॉजिटरी रिसिट इज अ टाइप ऑफ निगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रेडेड ऑन अ लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री बट रिप्रेजेंट्स अ सिक्योरिटी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दैट इज इशूड बाय अ फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। ठीक है, जो बातें मैंने आपको समझाई वही सारी बातें यहाँ की जा रही हैं। डिपॉजिटरी रिसिट जो होती है वो एक तरीके का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, जिसे खरीदा बेचा जा सके। जैसे एफडी जो होती है वो निगोशिएबल नहीं होती, फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि अगर एफडी आपके नाम पर है तो आप अपने पिताजी को, अपने बेटे को भी नहीं, करेक्ट है? तो निगोशिएबल का मतलब होता है जो ट्रांसफर हो सके, लेकिन चेक निगोशिएबल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट निगोशिएबल है, खरीदा बेचा जा सकता है। तो बोल रहे हैं कि डिपॉजिटरी रिसिट जो होती है ये निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, मतलब वही खरीदना बेचना। भाई ट्रांसफर कब होगी? जब मैं बेचूंगा तो दूसरी पास चली जाएगी। तो डिपॉजिटरी रिसिट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है क्योंकि ट्रेड की जाती है कहाँ? ऑन अ लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के लोकल स्टॉक एक्सचेंज में। तो जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड की जा रही है, यूएसए के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड की जा रही है। लेकिन ये जो डिपॉजिटरी रिसिट है, बट रिप्रेजेंट, ये डिपॉजिटरी रिसिट रिप्रेजेंट करती है अ सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी यूजुअली इक्विटी के फॉर्म में होती है, यानी ये जो जो डिपॉजिटरी रिसिट है ये इक्विटी के फॉर्म में होती है और ये इक्विटी इश्यू की गई है किसी फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा इश्यू की गई है? किसी विदेशी पब्लिक लिस्टेड कंपनी द्वारा। जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में दिल्ली सोलर का भी ले सकते हैं, इन्फोसिस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि फॉरेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी कि कंपनी पहले से लिस्टेड होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट जरूरी है। क्यों? अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो शेयर कहाँ से खरीद लेगा? सिटी बैंक आया, उसको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, कंपनी शेयर मार्केट में मौजूद ही नहीं तो खरीदेगा कहाँ से? तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेन यानी हमारे देश की, इंडिया की। क्लियर हो गई बात? देखो अब इतना एग्जांपल समझा तब जाकर के ये चीज़ें सेंस बनाती हैं, वरना फिर मतलब समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। द इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट आईडीआर अलाउज इन्वेस्टर, ये अलाउ करती है इन्वेस्टर को यानी सारा को टू होल्ड शेयर्स इन इक्विटी ऑफ अ कंपनीज ऑफ अदर कंट्री। तो सारा को ये इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट है अलाउ कर रही है कि वो इन्फोसिस का जो है शेयर होल्ड कर सकती हैं और इन्फोसिस दूसरे देश की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, दस ऑफरिंग कंपनीज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से ये कंपनियों को, इन्वेस्टर को और ट्रेडर को, कंपनी इन्फोसिस हो गई, उसको मौका मिला इन्वेस्टमेंट का,
इन्वेस्टर को मौका मिला जो पैसे डालना चाहते हैं और ट्रेडर जो खरीदना बेचना चाहते हैं। इन्वेस्टर एक बार खरीद लिया इन्फोसिस का शेयर, 10 साल 15 साल पड़ा है। ट्रेडर अभी खरीदा 15 मिनट बाद बेच दिया, 10 मिनट बाद बेच दिया, ट्रेडर हो जाता है। इन सबको इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब तुम भी विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे है अ सिंगल डिपॉजिटरी रिसिट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ शेयर्स इवन फ्रैक्शनल। मतलब बोलते हैं कि अगर एक डिपॉजिटरी रिसिट है तो एक डिपॉजिटरी रिसिट का मतलब होता है कि हो सकता है बदले में एक ही इन्फोसिस का शेयर हो सकता है 10 इन्फोसिस के शेयर हो, 5 इन्फोसिस के शेयर हो, या हो सकता है 1/10 इन्फोसिस के शेयर हो, या 1/2 इन्फोसिस के शेयर हो। कुछ भी पॉसिबल है, कोई मनाही नहीं है। ओके, द IDR इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट आर सेपरेटली लिस्टेड ऑन एन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, लग्जमबर्ग। मतलब ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट होती हैं ये सेपरेटली लिस्ट किए जाते हैं। ये भी मतलब जैसे कंपनियों जैसे हमारे यहाँ जोमेटो का लिस्टिंग की गई है उसी तरीके से ये भी डिपॉजिटरी रिसिट भी लिस्टेड होते हैं। कहाँ पर? इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट यानी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट इशूड इन यूएसए बाय जेपी मॉर्गन वेयर इट हैज बीन इन वर्क सिंस 1920। मतलब बोलते हैं कि ये जो आईडीआर है पहली बार जेपी मॉर्गन कंपनी ने इशू किया था अमेरिका में, और तब से ये चलन में है, वो भी मतलब फैशन में चलन में है। 1920 से ये फैशन में या चलन में। ठीक है, टिपिकली द डिपॉजिटरी रिसिट इशूड बाय यूएस बैंक, यानी ऐसी डिपॉजिटरी रिसिट जो अमेरिकन बैंक द्वारा इशू की गई है, डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, यानी जो डॉलर में जिसकी कीमत रखी गई है, और जो लिस्टेड है कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज पर। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसे NYSE कहते हैं, या नैस्डॉक पे अगर लिस्टेड है तो उसे सर ADR बोल देते, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट बोल देते। ठीक है, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट किसे कहते हैं? 2-3 जरूरतें हैं। पहला, बैंक बैंक कहाँ का होना चाहिए? यूएस का होना चाहिए। यूएस का बैंक हो जो रिसिट इशू करे, डिपॉजिटरी रिसिट इशू करे। ध्यान देना मेरी बात पे, शेयर नहीं। शेयर तो किसी भी कंपनी का हो सकता है। शेयर हो सकता है सऊदी अरब का हो, की कंपनी का हो, ईरान की कंपनी का हो, नेपाल की कंपनी का हो, इंडिया की कंपनी। शेयर से मतलब नहीं है। डिपॉजिटरी रिसिट जो इशू की जा रही है वो किस बैंक द्वारा की जा रही है? अमेरिका के बैंक द्वारा इशू की जा रही है। दूसरा, जो प्राइसिंग है वो डॉलर में अगर हो, और तीसरा, जो ये लिस्टिंग हुई है वो यूएस के किसी स्टॉक एक्सचेंज में हुई हो, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में हुई हो। इफ दिस इज हैपनिंग, अगर ये चीजें हो रही हैं साहब, तो आप ये मानिए कि जो है ये ADR है। क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे दिल्ली सोलर हो गई, इन्फोसिस हो गई, या फिर जो है टेक महिंद्रा हो गई, या टाटा कंपनी हो गई, अगर इनके शेयर जो है कि रिसिट अगर अमेरिका में लिस्टेड है तो उसे ADR बोलेंगे, भले ही कंपनी हमारे देश की है, इंडिया की है, लेकिन जो डिपॉजिटरी रिसिट है वो किसने इशू किया? अमेरिका के बैंक ने, सिटी बैंक ने। जैसे हमने सारा वाला एग्जांपल में देखा भाई, सिटी बैंक था वहां पे, है ना। कंपनी इंडिया की थी, दिल्ली सोलर, लेकिन बैंक कौन सा था? अमेरिका का। ठीक है, तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी, इंडियन क्यों नहीं कहेंगे, अमेरिकन क्यों कहेंगे, का कारण मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा। कंपनी कहाँ की है, शेयर कहाँ के हैं, वो मुद्दा नहीं है। रिसिट किसने इशू की, डिपॉजिटरी रिसिट किसने इशू की, वहां से डिसाइड होता है कि ये ADR है, GDR है, क्या है। क्लियर? तो ये 3 रिक्वायरमेंट अगर पूरी होती हैं तो उसे सर ADR कहा जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग DR लेटर स्प्रेड टू यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। मतलब डिपॉजिट रिसिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जेपी मॉर्गन लेकर आए अमेरिका में, लेकिन धीरे धीरे ये यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन वगैरह गया, और यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका धीरे धीरे फैलाव हुआ। सच डिपॉजिट रिसिट दैट हैव बीन कॉल्ड एज Such deposit receipt has been called as global deposit receipt, distinguishing them from ADR। और ये जो दूसरे देशों में इशू की गई सर, जो दूसरे देशों में डिपॉजिट रिसिट इशू करी गई, उनको ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट कह दिया गया, ताकि उनको अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट से अलग रखा जाए। मतलब कहने का ऐसा हुआ कि यूएस में जो इशू हुई डिपॉजिट रिसिट उन्हें ADR कहा गया, और यूएस को छोड़ करके पूरी दुनिया में जो भी, पूरी दुनिया में, यूएस को छोड़ दीजिए, बाकी पूरी दुनिया में जो भी डिपॉजिटरी रिसिट इशू की गई उन्हें GDR कहा गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फंडा है, कोई फर्क नहीं है, बस नाम बदल गया है, सिर्फ नाम बदल गया, बाकी सब कुछ सेम काम करता है। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है,
यूएस का व्यक्ति है, वो लंदन की कोई कंपनी का मान लो खरीदना चाहता है, लंदन की कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तो क्या होगी दिक्कत? भई उसको अब लंदन के नियम कानून वगैरह वाली स्थिति, सारा की प्रॉब्लम, उसके साथ सारा वाली सारी प्रॉब्लम्स होंगी। भई इंडिया की जगह अब कंपनी लंदन की हो गई है, ठीक है? इस तरीके से ये चलता है। तो जीडीआर उन्होंने बोला। थोड़ा और पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। In more recent years, several other countries have also introduced DRs like China, India, Hong Kong. जैसे-जैसे समय बीता और भी कंट्रियों ने डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू की, जैसे चाइना, इंडिया और हांगकांग वगैरह की भी डिपॉजिटरी रिसीट आई और हमारे देश की जो डिपॉजिटरी रिसीट आई है उसे आईडीआर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है? तो ध्यान देना, अगर यूएस में डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू की जा रही है, तो उसे बोलते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर इंडिया में डिपॉजिटरी रिसीट इशू हो रही है तो उसे आईडीआर बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। और इसके अलावा दुनिया के किसी भी भाग में अगर जा रही है तो उसे जीडीआर बोलते हैं। अपने काम का इतना ही, यानी इन दोनों देशों को छोड़ दिया तो ठीक है। अब ध्यान देना, अगर जैसे मान लो हम बोलते हैं कि यूके में जो है डिपॉजिटरी रिसीट से जीडीआर बोलेंगे। अगर मैं बोलता हूँ यूरोप में जो है, यूरोप में डिपॉजिटरी रिसीट की गई तो उसे जीडीआर बोलेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि किस कंट्री में डिपॉजिटरी रिसीट हो रही वो मुद्दा है। जैसे मान लो कि इंडिया की इंडिया की कंपनी है कोई, इंडिया की कंपनी है और उसको जो है एक लंदन का व्यक्ति खरीदना चाहता है। समझिएगा, एक इन्फोसिस कंपनी है और इसके शेयर जो है लंदन का व्यक्ति कोई खरीदना चाहता है। तो वो एडीआर खरीदेगा, जीडीआर खरीदेगा, आईडीआर खरीदेगा? आप बताएं मुझे। कंपनी इंडिया की है, व्यक्ति लंदन का है, क्या खरीदेगा? वो अगर लंदन में रहता है, तो लंदन में जो डिपॉजिटरी रिसीट होगी क्योंकि वहीं लॉगिन करेगा, वहीं खरीद लेगा। तो लंदन में जो डिपॉजिटरी रिसीट होगी वो सर ग्लोबल डिपॉजिटरी, ठीक है? कोई डाउट नहीं है। इंडिया की इन्फोसिस कंपनी है, कोई व्यक्ति यूएसए में बैठा हुआ है, वो डिपॉजिटरी रिसीट खरीदना चाहता है, तो क्या खरीदेगा? एडीआर, जीडीआर या आईडीआर? तो सर ये एडीआर खरीदेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में बैठा हुआ है। अमेरिका की जो कंपनी इश्यू करेंगी, अमेरिका के जो बैंक इश्यू करेंगे डिपॉजिटरी रिसीट, उसे एडीआर ही तो कहते हैं। लंदन की जो कंपनियां, लंदन के जो बैंक इश्यू करेंगे उन्हें जीडीआर कहते हैं, ठीक। अब जो है इसी तरीके से अ, मान लो ऐसी स्थिति है से फेसबुक है, फेसबुक कंपनी है, मैं मान लेता हूँ ये यूएस में, ओके। अब मैं इंडिया में बैठा हूँ, इंडिया में हूँ, अशोक, मैं फेसबुक का शेयर खरीदना, मैं इंडिया का हूँ, मैं फेसबुक का शेयर खरीदना चाहता हूँ जो कि यूएस में नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो मैं क्या खरीदूँगा? मैं क्या खरीदूँगा? एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, मुझे क्या खरीदना होगा बताएँ? एडीआर, जीडीआर या आईडीआर? तो भाई मैं हूँ कहाँ का? इंडिया का। तो इंडिया का अगर हूँ तो इंडिया में जो भी डिपॉजिटरी रिसीट होंगी उन्हें क्या कहेंगे सर? आईडीआर कहेंगे और क्या? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो मैं आईडीआर खरीदूँगा। क्लियर हो गई ना? मैं इंडिया का हूँ तो मैं आईडीआर खरीदूँगा। इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ से मान लो पीएनबी जाएगा, पीएनबी क्या करेगा? फेसबुक के शेयर खरीद लेगा, है ना? पीएनबी गोज़ टू यूएस और वो 1 मिलियन शेयर फेसबुक के खरीद लेगा। फिर वहाँ 1 मिलियन शेयर सिटी बैंक के पास रख देगा और बदले में यहाँ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ला करके डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टेड कर देगा किसकी? फेसबुक की। और वो मैं जाकर के स्टॉक एक्सचेंज खरीद लूँगा, ठीक है? तो आईडीआर। तो मैं उम्मीद करता हूँ एडीआर, जीडीआर, आईडीआर क्या फंडा है, कैसे चलता है, समझ में आया होगा। द जीडीआर्स आर कॉमनली लिस्टेड ऑन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज सच एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। बोलते हैं कि जो भाई ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होगी वो कहाँ लिस्टेड होगी? इंडिया में होगी तो आईडीआर कहलाएगी, अमेरिका में होगी तो एडीआर कहलाएगी। इसके अलावा कहीं भी लिस्टेड होगी तो क्या कहलाएगी? जीडीआर। तो कॉमनली कहाँ लिस्टेड होती है? यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हो गई, लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर लिस्टेड किया। जीडीआर्स मे बी डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, यूरोज और एनी यूरोपियन करेंसी। एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का क्या बोला था इन्होंने? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हमेशा डॉलर में होती है। लेकिन जीडीआर के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि भाई दुनिया का कोई भी देश इश्यू कर रहा है इसे, तो हो सकता है वो डॉलर में हो इश्यू करे, या हो सकता है यूरो में करे, या उस देश की जो करेंसी उसमें वो इश्यू कर दे, ठीक है। GDR issued in other countries are typically dominated in the currency of that country। बोलते हैं कि भाई जो ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट दूसरी कंट्रियां इशू करती है तो जनरली अपनी ही करेंसी में इशू करेंगी, जैसे
जीडीआर अगर हमारे देश में इश्यू किया जाएगा, तो रुपए में इश्यू किया जाएगा। ऑब्वियसली हमारे देश में होगा तो हम रुपए में इश्यू करेंगे, हम जो है किसी और करेंसी में क्यों इश्यू करना चाहेंगे, यूरो में क्यों इश्यू करना चाहेंगे। तो इसी को बाद में इसी जीडीआर को आईडीआर का नाम दे दिया गया, थोड़ा-सा और स्पेशलाइज़ कर दिया। है ये भी जीडीआर, जो हमारे यहाँ देश में भी इश्यू हो रहा है रुपए में, ये है जीडीआर, लेकिन हमने स्पेशलाइज़ नाम दे दिया आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी। ठीक है सर, अब आती है डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज़्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर कि मतलब आपको ये चीज़ें थोड़ा-सा समझ में जीडीआर क्या होता है? फंडा क्लियर है? तो बदला इन्होंने डिपॉजिटरी रिसीट नेगोशिएबल होती है, जो कि लोकल स्टॉक एक्सचेंज किसी देश के, अमेरिका के लोकल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड की जाती है। लेकिन ये सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करती है किसी दूसरी कंपनी की, जो विदेशी कंपनी है, फॉरेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर को ये रिप्रेजेंट करती है, इस वगैरह। इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट आईडीआर जो है इन्वेस्टर को अलाउ करती है कि वो दूसरे देश की कंपनी के शेयर को या इक्विटी को होल्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से कंपनियों, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। एक ही डिपॉजिटरी रिसीट के बदले में कई शेयर हो सकते हैं, इवन आधे शेयर और 1/4 शेयर भी हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एडीआर रेशियो के रूप में। आईडीआर सेपरेटली लिस्टेड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी से सेपरेटली लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। अब इन्होंने इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट बोल दिया, तो इसमें इन्होंने एडीआर, जीडीआर सब शामिल उठा करके, आईडीआर सब कुछ। देखो न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड है, लंदन में भी है, लग्जमबर्ग में है, क्योंकि न्यूयॉर्क में एडीआर होता है, लंदन और लग्जमबर्ग में जीडीआर होता है, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट का एक नाम दे दिया कि भाई सब एक साथ, सब कुछ एक साथ आईडीआर कहलाएगा। इन्होंने बोला कि ये जो आईडीआर इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये या एडीआर, जीडीआर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये सबसे पहले जो है यूएस में इश्यू हुआ, जेपी मॉर्गन कंपनी द्वारा किया गया, और तब से 1920 से ये चलन में मौजूद है। इन्होंने बोला कि भाई एडीआर किसे बोलेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट उसे बोलेंगे, अमेरिका का बैंक उसे इश्यू करे, डॉलर में उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, और यूनाइटेड स्टेट्स की किसी स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, तो एडीआर बोला जाएगा। फिर धीरे-धीरे डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करने की जो परंपरा है, वो धीरे-धीरे यूनाइटेड किंगडम में और यूरोपियन कंट्रीज में भी गई, और वहाँ पर जो ये यूके और यूरोपियन कंट्रीज में जो डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू की गई, उन्हें जीडीआर नाम दिया गया, ताकि उन्हें एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट से अलग पहचाना जा सके। रिसेंट के समय में पिछले कुछ वर्षों में कुछ अदर कंट्रीज भी हैं भाई, जिन्होंने अपना खुद का डीआर इंट्रोड्यूस किया, जैसे चाइना अपना खुद का लेकर आए, इंडिया आईडीआर लेकर आए, हांगकांग के भी डिपॉजिटरी रिसीट आई हुई हैं। जीडीआर जो है कॉमनली लिस्टेड होते हैं यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। जीडीआर भाई डॉलर में भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, या किसी और यूरोपियन करेंसी में जो वहाँ यूरोप में चलती हो, वहाँ पर भी उसमें ये मतलब डोमिनेट कर सकता है, यानी उस करेंसी में इश्यू किया जा सकता है। सीडीआर जो है अदर कंट्रीज में इश्यू किया जाता है, तो टिपिकली उसी कंट्री की करेंसी में किया जाता है, जैसे हमारे देश में, तो हमारे देश में रुपए में इश्यू किया जाएगा, और उसे हम आईडीआर बोलते हैं। आगे है डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म कैसे काम करती है, इसकी बात करेंगे। अ डिपॉजिटरी रिसीट इज क्रिएटेड व्हेन अ फॉरेन कंपनी विशेष टू लिस्ट इट ऑलरेडी पब्लिकली ट्रेडेड शेयर और डेट सिक्योरिटी ऑन फॉरेन स्टॉक। तो डिपॉजिटरी रिसीट कब क्रिएट की जाती है? जब कोई विदेशी कंपनी, जैसे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अमेरिका के लिए इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी होगी, जैसे जब कोई विदेशी कंपनी, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस कंपनी है, वो चाहती है कि उसके ऑलरेडी पब्लिकली ट्रेडेड जो शेयर या डेट सिक्योरिटीज हैं, उनको लिस्ट करे, कहाँ पर? फॉरेन एक्सचेंज। तो इन्फोसिस ये चाहती है उसके शेयर जो पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएँ, तो वहीं पर ही डिपॉजिटरी रिसीट का रोल आ जाए। ठीक है? क्लियर हो गई बात कि नहीं? बिफोर इट कैन बी लिस्टेड टू द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी इन क्वेश्चन विल हैव टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट पुट फोर्थ बाय द एक्सचेंज। मतलब ये बोलते हैं कि अगर इन्फोसिस ये चाहती है कि हमारे शेयर जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, तो जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है, वो रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन को फॉलो करवाएगा। तो वही बोलते हैं कि जो भी कंपनी है, उसको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती है एक्सचेंज की, तभी जाकर के लिस्टिंग पॉसिबल है। आईपीओ हाउएवर कैन आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। मतलब ये बोलते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आती है, वो भी डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में इश्यू किया जा सकता है। डिपॉजिटरी रिसीट जो होती है, वो पब्लिकली ट्रेडेड भी होती है और ओवर द काउंटर भी ट्रेड की जाती है। पब्लिकली ट्रेडेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड की जा रही, अगर आप चाहो तो बैंक में भी जाकर के ओवर द काउंटर भी खरीद सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अब इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है एडीआर का,
एक एग्जांपल दे करके इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जो मैं सारा का एग्जांपल आपको दे आया हूँ, वही सेम चीज़ ये अब अपनी लैंग्वेज में ये बता रहे हैं। अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया हैज़ फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट फॉर डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टिंग एंड नाउ वांट टू लिस्ट इट्स पब्लिकली ट्रेडेड शेयर ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ एडीआर। मतलब ये बोलते हैं कि हमारे देश की एक सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं इन्फोसिस ही लेकर चल रहा हूँ, इन्फोसिस ने सभी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टिंग की, और वो चाहते हैं कि जो इन्फोसिस का शेयर यहाँ इंडिया में पब्लिकली ट्रेड हो रहा है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए एडीआर के फॉर्म में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में। Before the software company's share are traded freely on the stock exchange, a US broker through an international office or a local brokerage house in India would purchase the domestic share from the Indian market and then have them delivered to the local Indian custodian bank of the depository। अब अगर एग्जाम्पल ना समझा हो तो कितनी खतरनाक लैंग्वेज ये लिखते हैं। ये बोलते हैं इससे पहले कि इन्फोसिस के शेयर वहाँ पर ट्रेड करें, उससे पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक ब्रोकर शामिल होता है फ्रेंड्स, ओके। हमने वहाँ बैंक लिया हुआ था, बैंक के अलावा वहाँ ब्रोकर भी शामिल होता है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक ब्रोकर आता है, वो परचेज करता है। वो क्या करता है? परचेज करता है, खरीदता है क्या? इन्फोसिस के डोमेस्टिक शेयर, इन्फोसिस के जो घरेलू शेयर हैं, उसको खरीदता है इंडियन मार्केट से, और फिर उनको जो है डिलीवर कर देता है किसी लोकल इंडियन बैंक को, जैसा हमारे एग्जाम्पल में पीएनबी था, करेक्ट है? पीएनबी को डिलीवर कर देता है। और आप डिपॉजिटरी बैंक कौन सा है? डिपॉजिटरी बैंक हमारा सिटी बैंक है, वही थोड़ा सा लैंग्वेज इनकी है। ये बोलते हैं कि यूएस का एक ब्रोकर आता है, वो परचेज करता है इन्फोसिस के शेयर इंडियन मार्केट से, और उनको डिलीवर कर देता है, ले जा करके लॉकर में रखवा देता है। कहाँ? लोकल यानी इंडियन कस्टोडियन बैंक के पास में। लोकल इंडियन कस्टोडियन बैंक किसका? डिपॉजिटरी बैंक का, यानी जो डिपॉजिटरी रिसिट इशू करेगा सिटी बैंक, उसका कस्टोडियन बैंक इंडिया में पीएनबी, ओके। फिर उन्होंने बोला कि यूएस का जो ब्रोकर आता है, वो उसे शेयर परचेज करना है, तो वो दो तरीका यूज करता है। थ्रू एन इंटरनेशनल ऑफिस, किसी इंटरनेशनल ऑफिस का यूज करेगा, या फिर इंडिया में कोई लोकल ब्रोकरेज हाउस को पकड़ेगा और वहां से शेयर खरीदता है, ठीक है। तो बात वही कही गई है, लेकिन बहुत ही पेचीदा तरीके से रिप्रेजेंट करा है। द डिपॉजिटरी बैंक इज द अमेरिकन इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क दैट इशूज द एडीआर इन अमेरिका। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो डिपॉजिटरी बैंक हम कह रहे हैं, ये डिपॉजिटरी बैंक है क्या? डिपॉजिटरी बैंक एक अमेरिका का बैंक होता है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हो सकता है, सिटी बैंक हो सकता है, जो कि एडीआर इशू करेगा अमेरिका, जो कि अमेरिका में एडीआर इशू, समझ गए? यहाँ इन्होंने भाषा बहुत कठिन करी है, तब जाके बताया कि डिपॉजिटरी बैंक कौन सा होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिपॉजिटरी बैंक वही जो डिपॉजिटरी रिसिट अमेरिका में इशू करेगा। इन दिस एग्जांपल लेट अस टेक द डिपॉजिटरी बैंक एज बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। इन्होंने बोला कि चलो इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि ये जो डिपॉजिटरी बैंक है, ये बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। समझ रहे हो? पहले इन्होंने डिपॉजिटरी बैंक यूज कर लिया, फिर बताया कि डिपॉजिटरी बैंक क्या होता है, और फिर बताया कि डिपॉजिटरी बैंक को हम मान लेते हैं कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यहाँ पर डिपॉजिटरी बैंक है। समझ गए? यानी अमेरिका का वो बैंक जो कि रिसिट इशू करेगा, वो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। वंस द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क लोकल बैंक कस्टोडियन बैंक पीएनबी इन इंडिया रिसीव्स द शेयर, यानी कि भाई एक बार जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, उसका लोकल कस्टोडियन पीएनबी है इंडिया में, उसको शेयर रिसीव हो जाते हैं। दिस कस्टोडियन बैंक वेरीफाइज द डिलीवरी ऑफ द शेयर by informing the Bank of New York that the share can now be issued in the United States। ये बोलते हैं कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का लोकल कस्टोडियन पीएनबी है, पीएनबी को शेयर डिलीवर कर दिए गए। अब पीएनबी वेरीफाई करता है कि हाँ 1 मिलियन शेयर आए हैं कि नहीं आए। अगर आ गए हैं, इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि 1 मिलियन शेयर आ गए हैं, तो फिर वो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को बोलता है अमेरिका में कि अब तुम रिसिट इशू कर सकते हो, या इसके बिहाफ पर शेयर या वही रिसिट इशू कोई मनाही नहीं है। द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क देन डिलीवर्स द एडीआर to the broker who initially purchased them, यानी Indian shares, because the Bank of New York did not spend any money to buy the Indian shares, the broker did। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर डिफिकल्ट हो रही है, समझिए। बोलते हैं कि अब जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है ना, शेयर पीएनबी के पास आ चुके हैं, इस बात की जानकारी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को मिल चुकी है। तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क क्या करता है? एडीआर छाप करके ब्रोकर को दे देता है। ब्रोकर वही है जिसने इंडिया में इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे, वही फिर लिखा है उन्होंने कि ब्रोकर को देता है हु इनिशियली परचेज्ड देम, यानी इंडियन शेयर, यानी कि ब्रोकर वो जिसने शुरुआत, उसी ब्रोकर को दोगे जिसने इंडिया में शेयर खरीदे थे।
बिकॉज़ यहाँ इस कंसर्न में है क्या? ऐसा क्यों हुआ? ब्रोकर को क्यों दिया? क्योंकि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यहाँ पर कोई पैसा नहीं खर्चा करता है। वो जो ब्रोकर है वो पैसा खर्चा करता है इन्फोसिस का शेयर खरीदने। इस वजह से ब्रोकर को एडीआर डिलीवर किया। समझे? बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यहाँ पैसा नहीं लगाता है। 1 मिलियन शेयर जो खरीदे गए थे, मैंने आपको बोला कि सिटी बैंक ने खरीदे हैं। एक्चुअल में वो ब्रोकर ने खरीदे थे। ठीक है? सिंप्लिसिटी के लिए मैंने वहाँ पर ब्रोकर इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। बेस्ड ऑन द डिटरमाइंड एडीआर रेशियो, जो भी एडीआर रेशियो डिटरमाइन किया जा रहा है, एडीआर रेशियो क्या होता है हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो बेस्ड ऑन डिटरमाइंड एडीआर रेशियो, एडीआर मे बी इशूड एड as representing one or more of the Indian local share, and the price of each ADR would be stated in US dollar converted from the equivalent Indian price of the share being held by the depository bank. थोड़ा सा एडीआर रेशियो को हम समझते हैं। बेस्ड ऑन डिटरमाइंड एडीआर रेशियो, ये वाली लाइन हम बाद में समझते हैं, पहले समझो एडीआर क्या होता है। रेशियो, ADR ratio, when PNB confirms they have securely locked up say 10,000 shares of the Indian software company, the Bank of New York doesn't automatically issue 10,000 ADR। तभी बोलते हैं कि जब PNB ये कंफर्म कर देता है कि भाई हमारे पास 10,000 शेयर इन्फोसिस के आ चुके हैं, तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तुरंत ही 10,000 एडीआर नहीं इशू कर देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10,000 शेयर हैं तो बदले में 10 ही हजार जो है एडीआर होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है सर? They apply the conversion ratio to ensure the new US instrument trade at an attractive price for Americans, usually between $10 से $100। मतलब ये बोलते हैं कि वो एक कन्वर्जन रेशियो यूज करेंगे ताकि जो वहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिट आती है वो वहाँ पर अट्रैक्टिव लगे। ऐसा ना हो कि मतलब पता चल रहा है कि सर $17 का है, कोशिश करते हैं कि $10 का बिके, $15 का बिके, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा लगे, तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब कन्वर्जन दो तरीके का हो सकता है, पहला है बंडलिंग का और दूसरा फ्रैक्शन का, दोनों ही समझेंगे। पहला है बंडलिंग का। इफ द इंडियन स्टॉक इज चीप, मतलब ये बोलते हैं कि अगर हमारा जो इंडिया का जो शेयर है वो सस्ता है तो क्या होगा, मान लो इफ द इंडियन शेयर आर ट्रेडिंग एट इक्विवेलेंट ऑफ $2 ईच, मतलब ये बोलते हैं कि जो इंडिया में इन्फोसिस का शेयर है या मान लीजिए किसी कंपनी का, वो $2 के बराबर है। मतलब कितना हो गया आज के समय में, मान लीजिए ₹200। यानी हमारे देश अमेरिका की कंपनी ने देखा कि जो डॉलर उसने खरीदा है, $1 मिलियन 1 मिलियन शेयर खरीदे हैं, वो इंडिया में ₹200 पर ट्रेड कर रहे हैं। ₹200 यानी कि हम मान लेते हैं $2 पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या होता है, द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क माइट सेट अ 1:5 रेशियो। तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क क्या करेगा, 1:5 का रेशियो कर देगा। 1:5 का मतलब एक एडीआर का मतलब 5 शेयर। अब अगर एक एडीआर इशू होगी, तो वो 5 शेयर के बराबर होगी, 5 शेयर के, और एक शेयर $2 का है तो 5 शेयर $10 के बराबर हो जाएंगे। तो एक एडीआर की कीमत $10 लगा दी जाती है। वही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क 1:5 का रेशियो लगाए और 1 एडीआर रिप्रेजेंट करता है 5 इंडियन शेयर को। इसका मतलब हुआ कि जब भी एडीआर वहां पर डेबिट करेगा, यहाँ पर लिस्ट होगा, तो उसकी प्राइसिंग $10 की होगी। समझ गए बात को? यानी कहने मतलब क्या है भाई, 5 ही रेशियो के लिए मर्जी उसकी है, तुम इसमें लॉजिक में मत जाओ, बस समझो इसको कि उसने सोचा कि $10 पर हम लगाते हैं, इस शेयर को $10 पर लेकर आएंगे, $2 का शेयर हम नहीं लिस्ट करेंगे, $2 का एडीआर नहीं लिस्ट। बस ये उसका इरादा था, इसलिए उसने $10 करने के लिए 1:5 का रेशियो लिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, 1:6 हो सकता है, 1:10 हो सकता है, 1:100 हो सकता है, मर्जी है, हम फिक्स नहीं कह सकते कि 1:5 ही हो। ठीक, पर समझना जरूरी है कि 1:5 का मतलब 1:5 मतलब ये एडीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये शेयर को रिप्रेजेंट, यही मैंने लिखा है एडीआर और शेयर। एडीआर 1 तो 5 शेयर, ठीक है, तो $10 का हो गया। फिर है फ्रैक्शनिंग। इफ द इंडियन स्टॉक एक्सपेंसिव, यानी कि अगर इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो हमारा शेयर है वो महंगा है। अब पता चलता है ये बोल रहे हैं कि एक शेयर जो है हमारा $400 का इंडिया में बिक रहा है। यानी जैसे एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए, एमआरएफ का शेयर 1.5 लाख का है। अब सोचो एमआरएफ का शेयर अगर जो है वहां पर लिस्ट करेंगे तो एक शेयर $400 का है, तो अमेरिकन लोग खरीदना कम पसंद करते, जैसे हम ही नहीं खरीदना चाहते भाई, 1.5 लाख का शेयर एमआरएफ का कौन खरीदेगा, बहुत कम ही, करेक्ट है ना? उसी तरीके से $400 का शेयर कौन खरीदेगा? तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, इसको 10 भागों में तोड़ देते हैं।
इसको 10 भाग में हम तोड़ देंगे। अब एक एडीआर $40 की हो जाएगी, ठीक है? एक एडीआर $40 की हो जाएगी। वही बोलते हैं इफ द इंडियन शेयर्स आर ट्रेडिंग एट इक्विवेलेंट ऑफ $400, यानी कि जो एमआरएफ का शेयर है वो 400 में ट्रेड कर रहा है इंडिया में उसकी कीमत $400 है। तो बैंक सेट करेगा 10:1 का रेशियो। 10:1 का मतलब अगेन एडीआर और अंडरलाइंग शेयर, यानी कि 10 एडीआर इक्वल टू 1 शेयर के। 10 अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट लगती है तब 1 शेयर बनता है। 1 शेयर हमारा कितने का है? $400 का। तो यहाँ 10 एडीआर यानी 1 एडीआर कितने की हो गई सर? $40 की तो पड़ गई, ठीक है? 1 एडीआर रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ एन इंडियन शेयर। एक एडीआर 1/10 ऑफ इंडियन शेयर को रिप्रेजेंट करती है, अलाउइंग इट टू ट्रेड एट मच मोर एक्सेसिबल $40 इन यूएस। तो वही एक 1/10वां भाग हो गया और इस तरीके से $40 में हम वहाँ पर बेच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये बात हमें समझ में आ गई मेरे ख्याल से, एडीआर रेशियो। अब इसको जो है समझ, हाँ, जो बात कही गई अब यहाँ क्लियरिटी आएगी। बेस्ड ऑन अ डिटरमाइंड एडीआर रेशियो, हमने डिटरमाइन किया कि 1:5 का एडीआर रेशियो हम रखेंगे। ईच एडीआर मे बी इशूड एज रिप्रेजेंटिंग 1 और मोर ऑफ द इंडियन लोकल शेयर, है ना भाई? एक एडीआर जैसे इसी में 1:5 में एक एडीआर क्या कर रहा है? 5 शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड प्राइस ऑफ ईच एडीआर वुड बी स्टेटेड इन यूएस डॉलर। प्राइस किस में होगा? अमेरिकन डॉलर में होगा। जैसे कि हमने कहा इंडिया में ₹200 का शेयर यानी $2 के बराबर है, तो वहां पर इसको प्राइसिंग एडीआर की $10 की करी गई, ठीक? और $10 कैसे करी गई? यही कन्वर्टेड फ्रॉम इक्विवेलेंट इंडियन प्राइस ऑफ द शेयर बीइंग हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी बैंक। मतलब इंडिया में कितना प्राइस है उसके इक्विवेलेंट डॉलर में कितना होगा? तो ₹200 का इंडियन में है तो उसके इक्विवेलेंट $2 का हो गया। इंडिया से रुपए से डॉलर में कन्वर्ट किया और फिर उसको 5 टाइम्स कर लिया क्योंकि हमने एडीआर रेशियो डिसाइड कर रखा है, तो $10 का बेचना शुरू। ये लाइन जो है मच मोर बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स? तो क्लियर हो गई हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने एडीआर रेशियो की बात करी है, आगे हम थ्योरी पर आते हैं। द एडीआर नाउ रिप्रेजेंट द लोकल इंडियन शेयर हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी एंड कैन नाउ बी फ्रीली ट्रेडेड इक्विटी ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। एडीआर लिस्ट हो चुका है, तो ये एडीआर जो है रिप्रेजेंट करता है लोकल इंडियन शेयर को, इन्फोसिस कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है जो कि हेल्ड बाय डिपॉजिटरी है और ये अब अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर फ्रीली ट्रेड किए जा सकते हैं। आफ्टर द प्रोसेस वेयर बाय द न्यू एडीआर ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी इज इशूड, द एडीआर कैन बी ट्रेडेड फ्रीली among the investors and transferred from buyer to seller on New York Stock Exchange through an procedure known as intra market trading। कुछ नहीं, कॉमन सी बात बता रहे हैं कि एक बार एडीआर मार्केट में आ गया, अब वो खरीदा बेचा जा रहा है, बायर से सेलर में आसानी से ट्रांसफर हो रहा है। खरीदने बेचने की किसी प्रक्रिया को इंट्रा मार्केट ट्रेडिंग, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन, है ना? तो जैसे कोई बस है वो एक राज्य में चलती है, इंट्रा स्टेट, और इंटर स्टेट यानी कई राज्यों में, इंटरनेशनल कई नेशनल मतलब कई देश जा रहे हैं। जैसे हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल है तो हम कई देशों में जा रहे हैं, है ना? और इंटरनेशनल है तो सिर्फ इंडिया में रहेगी। तो उसी तरीके से इंट्रा मार्केट ट्रेडिंग यानी अमेरिका के अंदर में अब ट्रेडिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू हो गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खरीदो बेचो अब आराम से। ऑल एडीआर ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी will now take place in US dollar and are settled like any other US transaction of the New York Stock Exchange। तो एडीआर ट्रांजेक्शन भले ये इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन भाई एडीआर किस में है? डॉलर में है। तो खरीदना, बेचना, सेटलमेंट सब कुछ अमेरिका वाली स्टाइल में होगा। समझो बात को, मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ से शेयर जाते भी नहीं। तो यहाँ से कुछ गया नहीं, केवल जो है इसके दम पर। ऐसे समझो जैसे हमने घर में 10 लाख रुपए रखे हैं और उसी के दम पर उछल रहे हैं गाँव देश में कि अरे हम तो बहुत, क्योंकि हमने 10 लाख रखे हैं, किसी के बिहा पर वहाँ बोली है, वो वाली स्थिति, ठीक है? द एडीआर इन्वेस्टर्स होल्ड प्रिविलेज लाइक दोज ग्रांटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सच एज वोटिंग राइट्स एंड कैश डिविडेंड। मतलब एडीआर के होल्डर जो होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी शेयर होल्डर के जैसे ही अधिकार होते हैं, जैसे उनको वोटिंग का अधिकार मिलता है, उनको डिविडेंड मिलते हैं, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। द राइट्स ऑफ एडीआर होल्डर आर स्टेटेड ऑन द एडीआर सर्टिफिकेट। जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट इशू की जाती है तो उस पर जो है ऐसे लिखा पड़ी हुई होती है, उसमें एडीआर होल्डर के अधिकार भी लिखे हुए होते हैं कि क्या अधिकार रहने वाला है। फिर है हाउ आर एडीआर प्राइस्ड। एडीआर की प्राइसिंग कैसे करी जाती है? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम कुछ नया यहाँ पर नहीं सीखने वाले हैं। एडीआर की प्राइसिंग वही जो एडीआर रेशियो था वही चीज़ है करने वाले हैं।
लेट अस टेक इन्फोसिस कंपनी एज एन एग्जांपल। हम एग्जांपल में इन्फोसिस कंपनी लेते हैं और मान लेते हैं कि उसके शेयर जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 11,000 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी इंडिया में इन्फोसिस का शेयर कितने का है? 11,000 का है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये अमेरिका में $15 के बराबर है। यानी इन्होंने माना कि $15 इक्वल टू 11,000 रुपए। सिर्फ इमेजिन करना है साहब, गलत हो सही हो उससे मत जाइए, ठीक है। इन्होंने माना कि $15 11,000 रुपए के बराबर हैं, तो $15 एज्यूम कर लिया सिंप्लिसिटी के लिए। अब क्या होगा? यूएस का कोई बैंक आएगा या ब्रोकर आएगा जो 10,000 शेयर इन्फोसिस के खरीदेगा, ठीक, एंड इशू देम इन यूएस इन द रेशियो ऑफ 1:10। और वो क्या करेगा? वहाँ 10,000 शेयर खरीदे, पीएनबी में रखे और 1:10 के रेशियो में अमेरिका में इशू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक एडीआर बराबर 10 इंडियन शेयर के हुआ कि नहीं? भाई ये एक एडीआर 10 इंडियन शेयर के बराबर हुआ। और कुल कितने इंडियन शेयर हैं? 10,000 इंडियन शेयर हैं। तो कितने एडीआर इशू होंगे? अगर 10,000 इंडियन शेयर हैं, हर 10 शेयर पे एक एडीआर है, तो कितने जो है शेयर इशू होंगे? 1,000 शेयर, 1,000 एडीआर इशू। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? 1,000 एडीआर इशू होगा, क्योंकि 10,000 तो शेयर थे, लेकिन हर 10 शेयर का एक ही एडीआर बना, तो 10,000 शेयर का सिर्फ 1,000 एडीआर बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब 1,000 एडीआर बना, उसके बाद में एडीआर हमने जान लिया। अब एक और बात, एक एडीआर बराबर कितने के हैं सर? 10 शेयर के हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है सर? $15 की है। तो 10 शेयर की कीमत $150 की, $150 की। एक एडी एक एडीआर $150। तो साहब 1 एडीआर इक्वल टू 150, यानी एक एडीआर की कीमत निकल आई $150 निकल आई। यही कैलकुलेट करने बैठे हैं कि हाउ एडीआर आर प्राइस। सिंपल सी बात है, एडीआर रेशियो, एक एडीआर 10 जो है इंडियन शेयर के बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर एक जो है शेयर $15 का है, तो 10 शेयर जो है $150 के होंगे, वही एडीआर का प्राइसिंग। यही बात इन्होंने बताई हुई भाई, आकर के $150 पर लिस्ट किया जाएगा और एक बार एडीआर प्राइस किए गए, सोल्ड किए गए, तो वो उनकी जो है प्राइस, डिमांड और सप्लाई, एक बार $150 सेट कर दिया, फिर बाकी का काम जो है मार्केट खुद डिसाइड करती है, हमें वहाँ दिमाग। ठीक है, तो हमने डिपॉजिटरी रेट मैकेनिज्म यहाँ पर सीखा, सॉरी डिपॉजिटरी रिसिट मैकेनिज्म हमने सीखा। तो डिपॉजिटरी रिसिट जो है कब बनती है? जब कोई विदेशी कंपनी पहले से उसके जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं उसको विदेश में लिस्ट करवाना चाहती है, तब डिपॉजिटरी रिसिट बनती है। स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले जो कंपनी ये काम चाहती है उसको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस को पूरा करना होता है। आईपीओ के रूप में भी जो है डिपॉजिटरी रिसिट को इशू किया जा सकता है। डिपॉजिटरी रिसिट पब्लिक ट्रेडेड भी होती है, ओवर द काउंटर भी ट्रेड होती है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो हमारे इंडिया की एक कंपनी इन्फोसिस है, उसके शेयर्स जो है इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, अब वो उसे अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एडीआर के रूप में लिस्टेड करना चाहती है। सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर जो है इंडिया में, अमेरिका में फ्रीली ट्रेड हों उससे पहले एक अमेरिका का ब्रोकर आएगा जो इंडिया में इन्फोसिस के ढेर सारे शेयर खरीदेगा, उसको किसी कस्टोडियन बैंक के पास में, इंडिया के लोकल बैंक के पास डिलीवर कर देगा। डिपॉजिटरी बैंक का कस्टोडियन बैंक इंडिया में होगा, डिपॉजिटरी बैंक सिटी बैंक, न्यूयॉर्क बैंक, न्यूयॉर्क वगैरह। डिपॉजिटरी बैंक जो है अमेरिका का कोई बैंक होना चाहिए जो एडीआर अमेरिका में इशू करेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिटरी बैंक के रूप में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को लिया। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को पीएनबी कंफर्मेशन देता है कि हाँ मेरे पास में ब्रोकर ने 1 मिलियन शेयर इन्फोसिस के रख दिए हैं। एक बार बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को कंफर्मेशन मिल गई तो वो तुरंत ही क्या करता है, एडीआर इशू करता है, छापता है और उसको ब्रोकर को पकड़ा देता है। ब्रोकर को क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रोकर ने ही इन्फोसिस के शेयर आकर के यहाँ पर इंडिया में खरीदे थे, उसी ने पैसा लगाया था, इसलिए ब्रोकर को एडीआर दे दिया जाता है। और एडीआर जो है कितने इशू होंगे, वो एडीआर रेशियो से डिसाइड किया जाता है। यानी कि 10,000 शेयर हैं तो 10,000 एडीआर इशू होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिटरमाइन किया जाता है एडीआर रेशियो के रूप में। और हर एडीआर कितने शेयर को रिप्रेजेंट करता है, वो एडीआर रेशियो से डिसाइड किया जाता है। जो भी एडीआर होगा उसकी प्राइसिंग डॉलर में करी जाती है, ठीक है, और उसे डिपॉजिटरी बैंक द्वारा होल्ड करके रखा जाता है। फिर उन्होंने बोला भाई एडीआर रेशियो क्या होता है, हम समझते हैं। एक्स्ट्रा है, नोट में मैंने डाला हुआ है एडीआर रेशियो। तो जब भी पीएनबी ये कंफर्म करेगा कि हमें 10,000 शेयर मिल गए हैं, तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तुरंत ही 10,000 जो है एडीआर नहीं इशू, बल्कि वो क्या करता है, कन्वर्जन रेशियो का यूज़ करता है ताकि वो अच्छा लगे अमेरिका में
खरीदा बेचा जा सके। ऐसा ना हो कि $1000 का जो है शेयर पड़ गया तो कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, तो उसकी प्राइसिंग एडजस्ट करते हैं। अगर हमारे देश का जो शेयर है वो सस्ता है, एक शेयर $2 का हमारे देश में बिक रहा है, ₹200 का बिक रहा है, तो 1:5 का रेशियो यूज़ कर लिया ताकि $10 का हो जाए। 1:5 यानी एडीआर इक्वल टू 5 शेयर। तो अगर एक एडीआर में 5 शेयर लगेंगे, $2 का 1 शेयर है तो 5 शेयर $10 के हो जाए। यही अभी हमने प्राइसिंग में यही चीज़ पढ़ी थी। फैक्टरिंग भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है हमारे देश का जो शेयर है एमआरएफ वगैरह का बहुत महँगा है, $400 का शेयर पड़ रहा है, तो $400 का वहाँ लिस्ट ना करके वहाँ 10:1 के रेशियो में कर देते हैं, 5:1 के रेशियो में कर देंगे, 100:1 के रेशियो में कर देंगे, उनकी मर्ज़ी है। तो 10:1 का रेशियो क्या है यानी 10 एडीआर लगेंगे, तब जाके 1 शेयर की वैल्यू पूरी होगी। तो अगर 10 एडीआर हैं और 1 शेयर, तो भई 1 शेयर 400 का, उसमें 10 एडीआर लगे तो 1 एडीआर कितने का? $40 का हो गया। वही बात इन्होंने बताई हुई है। आफ्टर ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो अमेरिका में ये जो एडीआर हैं खरीदे और बेचे जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है और इस प्रोसीजर को इंट्रा मार्केट ट्रेडिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंट्रा मार्केट ट्रेडिंग। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर अब मान लो 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन शेयर खरीदे गए थे कंपनी के और बदले में वहाँ पर भी 1 मिलियन ही जो है एडीआर इश्यू करे। एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 मिलियन एडीआर। अब ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर जो है खरीदे-बेचे जा रहे हैं बहुत अच्छे से। 1 मिलियन एडीआर खरीदे-बेचे जा रहे हैं न्यूयॉर्क, कोई पंगा नहीं है। तो अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या? जैसे मान लो कि जो शेयर है मान लो 100 एडीआर बिके अमेरिका में, 100 एडीआर बिके, तो क्या बदले में इंडिया में भी 100 कोशिश के शेयर बेच दिए जाएँ? ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो शेयर होते हैं वो चुपचाप रख दिए गए। यहाँ पर जो शेयर है ना 1 मिलियन शेयर ये चुपचाप यहाँ लॉकर में रखे हुए हैं, इसका वहाँ पर ट्रेड से कोई लेना-देना नहीं है। भाई क्या होगा 100 एडीआर मान लो ए ने बेचे तो अमेरिका का बी खरीद लेगा, तो शेयर भाई कहीं आए-गए नहीं, वहीं के वहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? शेयर मतलब एडीआर। 100 एडीआर बिके तो खरीदा किसी ने तभी तो बिके। तो अगर ए ने बेचा और बी ने खरीदा तो अभी भी अमेरिका के अमेरिका में है। तो ये जो ट्रेडिंग होती है उसका हमारे यहाँ पर जो इंडिया में शेयर जो है रखा गया है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं जो बताना एडीआर ट्रांज़ैक्शन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी में अब यूएस डॉलर में और सेटलमेंट मतलब यूएस में अगर ट्रेडिंग हो रही तो सारा कुछ यूएस के स्टाइल में ही होगा और एडीआर इन्वेस्टर को वो सारे अधिकार मिलते हैं जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं जैसे वोटिंग का अधिकार, डिविडेंड। एडीआर होल्डर के क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, वो एडीआर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है। फिर उन्होंने बोला बताओ कि भाई प्राइसिंग कैसे एडीआर्स की करी जाती है? तो हमने बताया कि भाई मान लो इन्फोसिस उसका एक शेयर ₹11,000 का इंडिया में ट्रेड कर रहा है और ये $15 के एक एक मतलब जो है ₹11,000 बोला कि मान लो अमेरिका के $15 के इक्वल है। अब क्या हुआ? भई हमारे इन्फोसिस के 10,000 शेयर जो है खरीदे गए और बदले में 1:10 के रेशियो में एडीआर रेशियो में वहाँ पर एडीआर इश्यू कर दिए गए। एडीआर इश्यू किए यानी 1 एडीआर इक्वल टू 10 इंडियन शेयर के रहा। तो 10 इंडियन शेयर 1 शेयर जो है इंडिया का $15 के इक्वल। तो 10 शेयर जो है 150 1 एडीआर $150 के बराबर हो जाता है। यही इसकी प्राइसिंग का फंडा है। बस इस तरीके से प्राइसिंग करी जाती है और एक बार एडीआर लिस्टेड हो गए, तो फिर सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ये प्राइसिंग ऊपर-नीचे होती रहती है, तो कोई कंस द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट डीआर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट के फायदे क्या होते हैं? ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा। डिपॉजिटरी रिसीट फंक्शन एज ए मीन टू इंक्रीज द ग्लोबल इक्विटी ट्रेड, व्हिच इन टर्न कैन हेल्प इंक्रीज नॉट ओनली वॉल्यूम्स ऑन लोकल एंड फॉरेन मार्केट बट आल्सो द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी एज वेल एज मार्केट ट्रांसपेरेंसी। तो बोलते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट जो है एक तरीका है जिससे ग्लोबल इक्विटी ट्रेड में बढ़ोतरी होती है। ग्लोबल इक्विटी ट्रेड में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसकी वजह से इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेन मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, वहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, खूब सारा ट्रेड होता है और साथ ही साथ में हम आपस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी प्रोसीजर वगैरह भी कर लेते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट फ़ायदा है। Thus, instead of being faced with impediment to foreign investment, as is often in case of many emerging markets, the depository investor and company can both benefit from the abroad। बोलते हैं कि भाई क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसान नहीं होता है, बहुत सारी उसमें बाधाएं होती हैं, कई सारी इमर्जिंग मार्केट होती है जहाँ पर आप
आसानी से हमारे देश में ही पहले 1990 से पहले कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता था विदेशी। क्या करके अलाउ हुआ है जब एलपीजी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन आया। बोलते हैं कि भई ऐसे में डिपॉज़िटरी इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होता है कि वो विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और कंपनियों को भी फ़ायदा होता है कि वो विदेशी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि बेनिफिट को इन्होंने चार्ट आउट किया। चार्ट पढ़िए, फ़ायदा क्या है? डिपॉज़िटरी रिसीट का फ़ायदा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फॉर द कंपनी, कंपनियों को क्या फ़ायदा है? अ कंपनी मे ऑप्ट टू इश्यू अ डिपॉज़िटरी रिसीट टू ऑब्टेन ग्रेटर एक्सपोज़र एंड रेज़ कैपिटल इन वर्ल्ड मार्केट। तो भई अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो दुनिया के मार्केट से फंड रेज़ करना चाहती है, तो वो अपनी डिपॉज़िटरी रिसीट विदेशों में इश्यू कर सकती है। Issuing depository receipt has the added benefit of increasing the shares liquidity while boosting the company's prestige to local market. The company is traded in the international market. मतलब ये बोलते हैं कि देखो डिपॉजिटरी रिसिट इशू करने से फ़ायदा ये होता है कि शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है। शेयर और ज़्यादा खरीदा बेचा जा रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। साथ ही साथ में कंपनी का जो प्रेस्टीज है, भौकाल है वो भी बढ़ता है, उसका जलवा बढ़ता है क्योंकि अब दुनिया को लगता है कि यार ये तो कंपनी इंटरनेशनली ट्रेड की जा रही है। यानी इसके शेयर न्यूयॉर्क में भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी होता है भाई कंपनी इंटरनेशनल हो गई है, ऐसा भी एक फ़ील आता है, ये फ़ायदा है। डिपॉजिटरी रिसिट encourages an international shareholders base and provide expatriate living abroad with an easier opportunity to invest in their home country। मतलब डिपॉजिटरी रिसिट से इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स को का बेस मिलता है, यानी इंटरनेशनल लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ में जो हमारे प्रवासी भारतीय विदेशों में रहते हैं, अगर वो विदेश में भी रह रहे हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी कंपनी की जो है अपनी कंट्री की जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो एडीआर यानी डिपॉजिटरी रिसिट या जीडीआर से ये फायदा है। Moreover, in many countries, especially those with the emerging market, obstacles often prevent foreign investor from entering the local market। तब ये बोलते हैं कि बहुत सारी कंट्री ऐसी होती हैं, जैसे इमर्जिंग मार्केट वगैरह, जहाँ पर बहुत सारी बाधाएँ होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं किया जाता है। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ आसानी से एंटर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ विकल्प क्या है? बाय इश्यूइंग अ डिपॉजिटरी रिसिट, अ कंपनी कैन स्टिल एनकरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट बैरियर टू एंट्री दैट फॉरेन इन्वेस्टर माइट फेस। मतलब ये बोलते हैं कि कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन उसी कंट्री में अगर डिपॉजिटरी रिसिट हो इशू हो गई, तो उस देश के लोग हमारी डिपॉजिटरी रिसिट को आसानी से खरीद सकेंगे, ठीक है? तो ये एक आसानी हो जाती है, मतलब कहने का हम उस कंट्री के लोगों को अभी भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, ठीक है, तो डिपॉजिटरी रिसिट खरीदो। जनरली हो सकता है हम ऐसे लेकर जाते और बोलते कि हमें आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो मना कर दिया जाता। लेकिन डिपॉजिटरी रिसिट इशू हो गई उसी कंट्री में, तो मना नहीं हो पाया। फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा क्या है? बाइंग इनटू अ डिपॉजिटरी रिसिट इमीडिएटली टर्न एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इनटू ग्लोबल वन। तब तुम्हारा भी जलवा हो गया भाई एक तरीके से। अगर तुमने डिपॉजिटरी रिसिट खरीदी तो तुम ये कह सकते हो कि अरे भाई तो अमेरिका में भी वही बोलते हैं ग्लोबल हो गया आपका पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर गेन द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन व्हाइल ट्रेडिंग इन देयर ओन मार्केट अंडर फैमिलियर सेटलमेंट एंड क्लीयरेंस कंडीशन। तो बोलते हैं इन्वेस्टर को यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे? इंडिया में भी शेयर इन्वेस्ट कर रखा है, अमेरिकन कंपनी के भी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो भाई हमको डाइवर्सिफिकेशन हुआ। सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं हैं, अलग-अलग हमने रखे हैं और साथ ही साथ में एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपनी खुद की मार्केट में, हम अपनी इंडिया में ही बैठे-बैठे अपनी ही मार्केट में, अपने ही फ़ैमिलियर सेटलमेंट क्लीयरेंस कंडीशन के तहत डील कर रहे हैं। कोई नई चीज़ जैसे सारा ने अमेरिका में जब खरीदा जो है डिपॉजिटरी रिसिट, तो उसको इंडिया का कुछ लेना-देना नहीं था। वो सब कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका में था वैसा ही उसको फ़ील हुआ, ठीक है? मोर इम्पोर्टेंटली डिपॉजिटरी रिसिट इन्वेस्टर विल बी एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ these usually higher risk, higher return equities without having to endure the added risk of going directly into foreign market, which may pose lack of transparency or instability resulting from changing regulatory procedure। मतलब ये बोलते हैं कि भाई डिपॉजिटरी रिसिट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो फ़ायदा होगा कि भाई हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा जो एक रिस्क होता है कि अगर सोचो कि हम डिपॉजिटरी रिसिट ना अगर करते, तो हमें क्या करना है? फेसबुक में इन्वेस्ट करना है तो हमें अमेरिका जाना पड़ेगा। तो गोइंग डायरेक्टली इंटू फॉरेन मार्केट, अब मुझे अमेरिका मतलब अमेरिकन मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। वहाँ पर हो सकता है ट्रांसपेरेंसी ना हो। कि मैं सोचो ना कि मुझे फेसबुक का शेयर खरीदना है अमेरिका नैस्डॉक पे, तो मैं किसी से यहाँ पर कॉन्टैक्ट ही करूँगा नेट के थ्रू। वो आदमी गलत हुआ, है ना? प्रॉब्लम हो सकती है।
उसके अलावा इनस्टेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजिंग रेगुलेटरी प्रोसीजर, अब हो सकता है रेगुलेटरी प्रोसीजर बदले जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप डिपॉजिटरी रिसीट खरीद रहे हैं तो वो तो आपकी खुद की कंट्री में है, आपकी खुद की कंट्री में है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एन इन्वेस्टर विल स्टिल बियर सम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी इमर्जिंग इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि भाई भले ही काफी सारे रिस्क हमने कम कर दिए, फिर भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपको, डॉलर का रेट ऊपर नीचे होने का रिस्क आपको झेलना पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड द इन्वेस्टर कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम competitive rates the US dollar and euro have with respect to the most foreign currency। तो भाई आप competitive rate का भी फायदा उठा सकते हैं। फिर आता है thus an issue of ADR GDR by a company in an overseas market give people the opportunity to add the benefit of foreign investment while bypassing the unnecessary risk of investing outside their own border by adding these security to their पोर्टफोलियो। तो बोलते हैं कि भाई अगर एडीआर जीडीआर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा विदेशों में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देता है वहाँ के लोगों को कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन्हें जो है अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अननेसेसरी रिस्क तब जब उन्हें अपने देश को छोड़ करके बाहर जाना होता तो उन्हें अननेसेसरी रिस्क लेना पड़ता। एज विथ एनी सिक्योरिटी हाउएवर इन्वेस्टिंग एडीआर रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दे आर यूज्ड, हाउ दे आर इशूड एंड ट्रेडेड। तो भाई किसी भी सिक्योरिटी, जो भी कोई भी सिक्योरिटी है, उसी तरीके से एडीआर में भी होता है कि आपको ये समझ होनी चाहिए क्यों वो यूज़ किए जाते हैं, कैसे वो इश्यू किए जाते हैं और उस कैसे वो ट्रेड किए जाते हैं। भाई एडीआर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप फिर इन्वेस्ट नहीं। तो बेनिफिट में इन्होंने बताया भाई कि ग्लोबल इक्विटी ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि जो है वॉल्यूम बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का आदान-प्रदान होता है। किसी किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट मुश्किल होगा, लेकिन अगर डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू की जाती है तो इन्वेस्टमेंट आसानी से उस देश के लोग कर सकते हैं। क्योंकि केनिया है, केनिया बोलता है कि हम विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन अगर केनिया ने डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करना अलाउ कर रखा है, तो कोई भी केनिया का बैंक होगा जो हमारे इंडिया के इन्फोसिस का डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू कर देगा। अब इन्फोसिस की जो डिपॉजिटरी रिसीट है वो केनिया के लिए कर देंगे। ऐसे इन्फोसिस खुद जाकर के केनिया में नहीं इन्वेस्ट कर सकती, क्योंकि गाइडलाइन नहीं कहती। फिर उन्होंने भाई बताया कि बेनिफिट क्या-क्या हैं। कंपनी जो है का एक्सपोज़र बढ़ता है, उसे विदेश से कैपिटल इश्यू कर मतलब कैपिटल अरेंज करने का मौका मिलता है। डिपॉजिटरी रिस्क अगर बाई करते हैं तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो है विदेशी हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करने से ये होता है कि जो शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है, साथ ही साथ में कंपनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, प्रेस्टीज भी बढ़ती है कि हाँ, ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है। इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा ये है कि उसका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफ़ाइड होता है और खुद की मार्केट में उसे डील करना रहता है तो कोई टेंशन नहीं रहती है। डिपॉजिटरी रिसीट जो है इंटरनेशनल शेयर होल्डर का बेस बढ़ाने में मदद करती है और साथ-साथ जो भी हमारे प्रवासी लोग हैं, अगर वो अमेरिका में रहते हैं तो हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्फोसिस का एडीआर खरीद सकते हैं। नहीं है। इसके अलावा बताया इन्होंने कि जो डिपॉजिटरी अ इन्वेस्टर होते हैं उनको जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन जो दूसरे देश में जा कर के डील करने वाला रिस्क है वो इनको नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी वगैरह की कमी देश में। इसके अलावा इन्होंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती इमर्जिंग मार्केट जो होती हैं जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अलाउ नहीं है। लेकिन अगर वही कंपनी वहाँ पर डिपॉजिटरी रिसीट कर देती है, तो उसी देश के, केन्या देश के लोग जो है डिपॉजिटरी रिसीट और इस तरीके से आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए अगर ध्यान देने वाली बात हो भाई कि सारे रिस्क हटा दें तब भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मौजूद रहता है और इसके अलावा इन्होंने बताया कि कॉम्पिटिटिव रेट का भी एडवांटेज यहाँ पर पाया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला कि भाई पीडीआर जीडीआर अगर कोई कंपनी इशू करती है ओवरसीज मार्केट में तो उससे विदेशी लोगों को मौका मिलता है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि उन्हें अननेसेसरी रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। और किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से एडीआर के बारे में भी आपको जानकारी, भाई ये क्यों इशू किया, कैसे किया जाता है। तो बस यही बात खत्म होती है। होप है सर कि आपको एडीआर, जेडीआर बेहतर तरीके से बढ़िया समझ शायद ही होगा। थैंक यू।